नमस्कार पढ़ंतु, मैं जी के साहू द पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त जो है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज एक बहुत ही अच्छा अवसर है, अच्छा एक दिन है गुरु पूर्णिमा का। और जिसमें मैं ये लेक्चर की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले अपने सभी जितने भी मेरे आज तक गुरु रहे हैं, जिनसे मैंने सीखा और आज इस मुकाम तक पहुंचा, उन सभी का आशीर्वाद मैं चाहूँगा। और साथ ही मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी पढ़ंतु जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी के स्नेह से मैं अभिभूत हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, तो द पढ़ंतु क्लासेस के यूट्यूब चैनल में इस वक्त हम लोग जो हैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जिस पाठ्यक्रम के लिए वो है आपका छत्तीसगढ़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो CGACF रेंजर की पोस्ट निकली हुई है उसके लिए। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री की क्लास में अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी, जिसमें सबसे पहले हमने लेक्चर 1 में फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री जो बेसिक बातें हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। दूसरे वीडियो लेक्चर में आपने सुना होगा, उसमें हमने सिल्वीकल्चर के बारे में बात किया था। ठीक है, अब आज की जो क्लास है वो बेस रहेगी सिल्वीकल्चर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, देखिए सिल्वीकल्चर जो है वो क्या है। भाई हमने क्या किया कि हमने सीडलिंग की, यानी कि हमने एक सीड लगाया, एक बीज लगाया, और वो बीज फिर सैपलिंग यानी कि एक प्लांट में, एक पौधे में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, पौधे का रूप लेने के बाद फिर और वो टेंड होगा, ग्रो होगा, और फिर वो एक वृक्ष के रूप में आएगा। ठीक, फिर क्या होगा, वापस इस वृक्ष से जो बीज प्राप्त होगा, ठीक, नेचुरली हो या आर्टिफिशियली हो, वापस फिर क्या होगा, रीजनरेशन, पुनर्जीवन प्रारंभ होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार एक फॉरेस्ट्री की साइकिल आप यहाँ पे देख रहे हो, फॉरेस्ट साइकिल या ट्री की एक जो लाइफ है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि इस पूरे फॉरेस्ट साइकिल में जब ये बीज से वृक्ष का रूप ले रहा है, तो इस टेंडिंग यानी कि ग्रोइंग फेस में, यानी जब वो बड़ा हो रहा है उस फेस में, उसमें कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर भी काम करते हैं। क्लियर है। ठीक, अब बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसमें सिल्वीकल्चर अप्लाई करते हैं। मतलब ये कि उसके ग्रोथ, उसके विकास के लिए कौन कौन से हमको मेथड अपनाने होंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर जो उसको बढ़ने से रोक रहा है, विकास को रोक रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। ठीक है, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आता है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। मतलब ये कि सिल्वीकल्चर जो है वो क्या है, एक फॉरेस्ट क्रॉप को, एक ट्री को उगाने की साइंस है। क्लियर है ये। ठीक, अब बात करता हूं कि भाई सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो देखिए सिल्वीकल्चर में हमने क्या सीखा कि कौन सा मेथड, कौन सी प्रिंसिपल, कौन से सिद्धांत उसमें लगाने होंगे। ठीक है, रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्री, रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट, उसके विकास के लिए। क्लियर है। अब ये किस पर डिपेंड करेगा भाई, ये तो डिपेंड करेगा किस पे, वो फॉरेस्ट का टाइप क्या है। ठीक है, यानी कि वो कौन सा वृक्ष है या कौन सा जंगल वहां पर है, कौन सी फॉरेस्ट्री है, उस पर डिपेंड करेगा। अब वो कौन से लोकेलिटी में है, कौन से स्थान में है, उस पर भी निर्भर करता है कि नहीं। तो सिल्वीकल्चर सिस्टम ये दरअसल एक पूरा सेट है, एक सिल्वीकल्चर प्रोसेस का। क्लियर है कि इस दौरान यानी कि पूरे लाइफ साइकिल में हम कौन कौन से मेथड अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल सिल्वीकल्चर के अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, उसका पूरा सेट, उसका पूरा प्रोसीजर का एक पूरा जो सेट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिल्वीकल्चर सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है। ठीक, और ये सिल्वीकल्चर सिस्टम जो काम कर रहा है वो किसके बेसिस पे काम करेगा कि कौन सा वृक्ष है, कौन से स्पीसीज की वृक्ष है या कौन सा फॉरेस्ट है, वो उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है। सो नाउ अब देखो मेनली यहां पे 3 चीजें हो रही हैं। देखिए नंबर 1, अच्छा चलो ये जो डेफिनेशन लिखा है उसको पढ़ते हुए मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अच्छा फिर से मैं बोल देता हूं, भाई इंग्लिश में लिखा है लेकिन समझा रहा हूं मैं पूरा हिंदी में, आप उसको क्लियरली देखते चलिए, हर एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा, इंग्लिश हिंदी भूल जाओ। बात समझ में आ गई। ठीक है, देखें, अ मेथड ऑफ, एक विधि है किसकी, सिल्वीकल्चरल, जितने भी प्रोसीजर है, जितने भी विधि हम यहां पे लगाएंगे। ठीक है, ताकि क्या हो, एक्सेप्टेड सेट्स ऑफ सिल्वीकल्चर प्रिंसिपल्स। क्लियर है। ओके, विच क्रॉप्स कॉन्स्टिट्यूटिंग फॉरेस्ट
आर टेंडेड, हार्वेस्टेड और रिप्लेस्ड बाय न्यू क्रॉप ऑफ डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स। देखें, मेनली इस सिल्वीकल्चर मेथड को जब हम अप्लाई करते हैं तो अलग अलग फॉरेस्ट, अलग अलग ट्री के हिसाब से अलग अलग मेथड और प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो उन्हीं सारे मेथड्स को, प्रिंसिपल्स को, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जितनी भी विधियां हैं, उसको आप एक कंप्राइज कर लीजिए, संकलित कर लीजिए, वो पूरा क्या कहलाएगा, एक सेट बन जाएगा और वही है आपका सिल्वीकल्चर सिस्टम। क्लियर है? अब इसमें मेनली हम यदि बांटें सिल्वीकल्चर सिस्टम जो हम अप्लाई करेंगे तो उसमें मुख्य रूप से तीन चीजें सामने आ रही है। नंबर वन, एक तो ये कि वो क्या कर रहा है, टेंडिंग फेस में है, यानी कि जब ये बढ़ रहा है तब हम उस सिस्टम को अप्लाई करेंगे, सिल्वीकल्चर सिस्टम को। फिर हार्वेस्ट यानी कि हम कटाई के दौरान भी उसको देखेंगे कि कब काटना है, कैसे काटना है, क्या काटने के लिए भी कोई विधि है, ठीक है, यानी कि बुआई तो यानी कि रीजनरेशन हो गया, ठीक है, और कटाई हार्वेस्ट करना, यानी कि जब हम देखो सिल्वीकल्चर क्या है, ये एक साइंस है किसके लिए, टू प्रोड्यूस द टिम्बर, लकड़ी हम बना रहे हैं, लकड़ी की खेती कर रहे हैं, समझ लीजिए, वही तो सिल्वीकल्चर आपका फॉरेस्ट्री है, समझे कि नहीं बात को, और उसमें जो प्रिंसिपल लगा रहे हो वो सिल्वीकल्चर है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग ये भी पार्ट हम लोग देखेंगे। रिप्लेस्ड बाय न्यू क्रॉप्स, यानी कि भाई यहां पर ये देखो ये पूरा वृक्ष बन गया, हमको ये लकड़ी मिल गई, उसके बाद फिर से रीजनरेशन के लिए हमको मेथड अप्लाई करना पड़ेगा ना, यानी कि फिर से सीडिंग करेंगे, बीज लगाएंगे, या फिर हम लोग आर्टिफिशियली कहीं नर्सरी में वो बीज लगा के रखा है, जैसे ही वो सैपलिंग हो गई यानी कि पौधा बन गया तो वो पौधा को कहीं पे लाके लगा दिए, तो इस प्रकार से क्या होगा, फिर से रीजनरेशन होगा, समझे कि नहीं बात को, ठीक है। तो रीजनरेशन, ठीक, उसके बाद फिर टेंडिंग यानी कि ग्रो करना, और उसके बाद फिर फेलिंग या हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। क्लियर है बात, ठीक। ये तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये पूरा सिल्वीकल्चर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? अब आगे देखो, देखिए एक और यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखो हमने लिखा है भाई कि दिस इज अ प्लांट सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट। क्लियर है? एक प्रॉपर, एक पर्टिकुलर कार्यक्रम हम फिक्स पैटर्न बनाते हैं कि हमको जो सिल्वीकल्चर मेथड अप्लाई करना है या प्रोसेस अप्लाई करना है वो पूरी प्लानिंग हो, ठीक है। और उस प्लानिंग के लिए जरूरी है समझना कि फॉरेस्ट कौन सा है और ट्री कौन सा है, कहां पे क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है। अभी देखो, इज अप्लाइड टू द फॉरेस्ट क्रॉप थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। क्लियर है? चालू कैसे होता है ये चालू होता है रीजनरेशन फेलिंग से, ठीक है, यानी कि पुनर्जीवन से, ठीक है। पुनर्जीवन यानी कि क्या, बीज लगाना, फिर से नया प्लांट जो बनेगा वही पुनर्जीवन है, समझ गए बात को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें। फिर दूसरा चीज क्या होगा, रीजनरेशन फेलिंग, तो आपका पहला पॉइंट हो गया। उसके फिर क्या होगा, वो ग्रो करेगा, क्रॉप या ट्री यानी कि जो ट्री है वो वृक्ष है वो क्या करेगा, ग्रो, विकास होगा, बढ़ेगा आगे। उसके बाद फिर फाइनल फेलिंग यानी कि आपका कटाई, समझे कि नहीं बात को, और फिर वापस चालू हो जाएगा रीजनरेशन फेलिंग। समझ गए बात को? ये तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए, इसके पैटर्न को समझते हुए हम लोग सिल्वीकल्चर सिस्टम को आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखें कि मैंने कहा कि भाई ये डिपेंड करता है फॉरेस्ट क्रॉप पे, है कि नहीं, तो कौन से टाइप के फॉरेस्ट है और इसके लिए कौन सा सिस्टम वर्क करेगा, अब ये सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ सिल्वीकल्चरल सिस्टम क्या क्या है अब उसको देखो आप, ठीक है। देखो चलिए देखें, तो ये अब देखो सिल्वीकल्चर सिस्टम के अलग अलग क्या क्या प्रकार हैं, ठीक है। देखिए बड़ा भयानक लग रहा होगा देख करके, क्योंकि एक तो दो बार उसको क्लासीफाई किया गया है, उसके अंदर फिर से और क्लासिफिकेशन है, सब कैटेगरीज हैं लाइक दिस, ठीक है। ये एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आगे पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ओके। अब देखो सिल्वीकल्चर सिस्टम को सबसे पहले तो ये जो दो भाग में हमने बांटा है, ठीक है, इन दो भागों में बांटने के पीछे जो रीजन है, जो आधार है, ठीक है, वो आधार है मोड ऑफ रीजनरेशन। क्लियर है ना?
रीजनरेशन मतलब क्या, वही मैंने आपको बताया ना कि वृक्ष एक आपका वहां से प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, टिम्बर मिल गया, उसके बाद फिर क्या करोगे, तो जो वृक्ष को कटाई करने के बाद आपको टिम्बर मिला, अब वो जगह खाली है, ठीक है, या उसके आसपास की जगह है, वहां पे आपने क्या करनी है, फिर से समझ लो कि बुआई करनी है, ठीक है, बुआई करेंगे, उसके बाद फिर से वो क्या होगा, वो साइकिल फिर से चालू होगा, है ना, पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा। तो ये आपका रीजनरेशन कहलाता है। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली ये जो बुआई की जो पैटर्न है, या कहें कि जो रीजनरेशन या पुनर्जीवन चक्र जो चालू करने का जो मोड है, उसके आधार पे इसको दो भाग में बांटा गया है कि भाई जो रीजनरेट करना है किसी वृक्ष के लिए लाइफ साइकिल को, तो वो या हम बीज से कर रहे हैं, या फिर उस वृक्ष के किसी भाग से हम उसको रीजनरेट कर रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है। जैसे क्या होता है, आपका कहीं कहीं पे होता है क्या कि हम लोग जैसे बीज लगा देते हैं, उस बीज से वो फिर क्या होगा, अंकुर फूटेगा, अंकुर फूटने के बाद फिर वो पौधा बनेगा, और पौधा बनने के बाद वृक्ष बनेगा। ये बीज से रीजनरेशन चालू हुआ। वैसे ही क्या होता है कि अलग अलग वनस्पति जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उसके अलग अलग भागों से भी वो रीजनरेशन होता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो वो ऐसा अलग अलग जो मोड ऑफ रीजनरेशन है, उसके आधार पे ये दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपका हाई फॉरेस्ट सिस्टम और दूसरा है आपका कोपाइस सिस्टम या कोपिस सिस्टम। क्लियर है बात ये? ठीक है। अभी डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या होता है आगे चल के। फिलहाल ये जो टेबल आपको दिख रहा है, ये इसको समझ लीजिए, चार्ट को। ठीक है। अब देखो, हाई फॉरेस्ट सिस्टम के बाद अब जो फिर से तीन भाग में इसको बांटा गया है, देखो। ठीक है। तो ये जो तीन भाग में बांटा गया है, ये बांटा गया है कि कटाई का पैटर्न क्या है। क्लियर है? तो देखो, कटाई के पैटर्न यानी कि द पैटर्न ऑफ फेलिंग, ठीक है, पैटर्न ऑफ फेलिंग, उसके आधार पे हमने ये फिर से तीन भाग में बांट दिया। सिस्टम्स ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन, डिफ्यूज्ड रीजनरेशन, ठीक है, और एसेसरी सिस्टम्स, इसके आधार पे बांटा। उसके बाद फिर अब वो कंसंट्रेटेड जगह पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पे रीजनरेशन जो करना है तो कैसे करना है, तो उसके लिए फिर से हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो क्लियर फिलिंग सिस्टम है, एक शेल्टर वुड सिस्टम है। ठीक है। अब इस क्लियर फिलिंग सिस्टम के अंतर्गत फिर से तीन भाग हैं। द क्लियर फिलिंग सिस्टम, देन यानी कि सिंपल क्लियर फिलिंग सिस्टम, ओके, प्योर क्लियर फिलिंग, और फिर द क्लियर स्ट्रिप सिस्टम, और फिर अल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम। वैसे ही शेल्टर वुड सिस्टम में भी यूनिफॉर्म सिस्टम हो गया, ग्रुप सिस्टम हो गया, देन शेल्टर वुड स्ट्रिप सिस्टम, ठीक है, फिर ये वैगनर्स ब्लेंडेड आपका सिस्टम हो गया, ठीक है, फिर एबरहार्ड्स वेज सिस्टम हो गया। तो ये अलग अलग टाइप हैं, एक एक करके सब डिस्कस करते चलेंगे आगे चल के। क्लियर है? डिफ्यूज्ड रीजनरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक डिफ्यूज्ड रीजनरेशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे या फैलाव है उस फॉरेस्ट का, ठीक है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा कि वहां पे हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कहां पे कैसे कटाई करनी है, फिर वहां पे रीजनरेशन कैसे करना है। तो उसके लिए क्या, सिलेक्शन सिस्टम और फिर ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम, दो तरीके से सिलेक्ट करते हुए हम ऐसे फॉरेस्ट में काम करेंगे। ठीक है। फिर एसेसरी सिस्टम आता है, ठीक है, तो इसमें टू स्टोरीड है और रिजर्व सिस्टम है और इंप्रूवमेंट फेलिंग है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। फिर इधर आप देख रहे हो कि ये सब कैटेगरी के बाद देखो ये हमने क्या किया था, मोड ऑफ रीजनरेशन के हिसाब से जो दूसरी कैटेगरी है वो कोपिस सिस्टम। ठीक है, बताऊंगा अभी कि कोपिस सिस्टम क्या होता है। इसके अंतर्गत हम लोगों को ये 6 चीजें पढ़नी है। एक सिंपल कोपिस सिस्टम, फिर शेल्टर वुड कोपिस सिस्टम, कोपिस सिलेक्शन सिस्टम, फिर कोपिस विद स्टैंडर्ड सिस्टम, देन है द कोपिस विद रिजर्व सिस्टम एंड द पोलार्ड सिस्टम। क्लियर है? तो देखो, बहुत ज्यादा एकदम हम लोगों को डिटेल में कहीं नहीं जाना है। ठीक है, ये सिस्टम जो है अलग अलग ये कहां पर यूज होती हैं, किस तरह के फॉरेस्ट में यूज होती है, या क्या कंडीशन होती है, और यहां से क्या उस सिस्टम को अप्लाई करने से क्या मेन फायदा हो रहा है, ठीक है, बेनिफिट या उसका एडवांटेज क्या है। ठीक, इस चीज को अपने को समझना रहेगा, वहीं से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। पढ़ाते पढ़ाते समझाते समझाते आपको वो पॉइंट्स बताते चलूंगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो, देखिए, सिल्वीकल्चर सिस्टम को हमने अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, ओके, यानी कि समझ लीजिए कि जो कटाई के बाद फिर से हमको बुआई करनी है, ये वो वाला दौर है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब हम रीजनरेशन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, हमने दो भाग में बांटा।
ठीक, सिल्वीकल्चर सिस्टम को। एक हो गया आपका क्या, हाई फॉरेस्ट सिस्टम, ठीक, और दूसरा है क्या आपका कॉपिस सिस्टम। क्लियर है? अभी क्या होता है पहले समझ लो। देखो हाई फॉरेस्ट मतलब क्या, जिसमें हम रीजनरेशन कर रहे हैं किसकी बदौलत, सीड की बदौलत, यानी कि बीज के माध्यम से हम रीजनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग हाई फॉरेस्ट कहेंगे। क्लियर है बात? तो ये बीज बोना दैट इज सीडलिंग। क्लियर है बात, है ना? देखो ये आपका जैसे कि हमने एक यहाँ पे बीज डाल दिया, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीज बोना को, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीडलिंग। क्लियर है बात, ठीक है, या कहें कि यहाँ पर अभी सीडिंग हो रही है बस, ठीक है, बीज हमने बोया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा भाई कि ये आपका इस तरीके से एक छोटा सा ऐसे अंकुरित होगा। क्लियर है बात, ये जो बीज है वो ऐसा अंकुरित होगा लाइक दिस, ठीक, क्लियर, इसको बोलेंगे सीडलिंग। ओके, तो ये जो हम क्या कर रहे हैं, यहां से ये रीजनरेशन चालू कर रहे हैं ना बीज से, तो ये हो गया हाई फॉरेस्ट। अभी कॉपिस सिस्टम की बात करते हैं, तो देखो ये कॉपिस सिस्टम हम लोग कहां अप्लाई करेंगे, कॉपिस फॉरेस्ट में। अभी कॉपिस फॉरेस्ट क्या होता है, तो देखो हम क्या करेंगे, जो रीजनरेशन करेंगे ना, वो रीजनरेशन हम लोग जो प्लांट का, या कहें कि जो भी वनस्पति है, उस वनस्पति के अलग अलग भाग होते हैं, या तो उस वेजिटेटिव पार्ट से, वनस्पति के वृक्ष के किसी भाग से हम लोग क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। तो जैसे क्या होगा, देखो ये मान लीजिए ये कोई वृक्ष है, ठीक है, या कोई ऐसा एक बड़ा प्लांट, बड़ा पौधा, ठीक। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से कट कर दिया, काट दिया। अभी काट दिया तो ये पोजीशन आ जाएगी, ठीक, चित्र में देखते चले, समझते चले। क्या होगा कुछ दिन में कि इसकी जो क्वालिटी होगी, है ना, रीजनरेट होने की क्वालिटी अलग अलग कुछ पौधे में होती है, कुछ में नहीं होती, सब नहीं कि सब में हो, तो इसमें क्वालिटी होती है। तो क्या होता है कि ये फिर इसमें क्या होगा, नेचुरली इसमें क्या होगा कि इसमें अलग अलग स्टेम यानी कि शाखाएं आने चालू हो जाएंगी, यानी कि ये रीजनरेट करना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये जो भाग है आपका, जो रीजनरेशन प्रोसेस से आया, ऑटोमेटिक या नेचुरली यहां से फिर से रीजनरेट हुआ, इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसी भाग को हम लोग कहते हैं कोपिस। क्लियर, ये कोपिस कहलाता है, समझ गए। तो कोपिस फॉरेस्ट यानी कि क्या हो जाएगा, वो जगह जहां पे वृक्ष में क्या हो रहा है, उसके किसी भाग से, ठीक है, किसी वेजिटेटिव भाग से या उसके कोपिस से, ठीक है, कोपिस या वेजिटेटिव भाग से यदि हम रीजनरेट कर रहे हैं तो ये कोपिस सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट कहलाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक। इस तरीके से मोड ऑफ रीजनरेशन के हिसाब से सिल्वीकल्चर को दो भागों में हमने बांटा, एक हाई फॉरेस्ट यानी कि बीज से रीजनरेशन हो रहा है, और एक उसी के ही किसी भाग से हो रहा है। जैसे होता है आपके को मान लो गुलाब, ठीक है, जैसे गुलाब का, हालांकि वो इसका भाग नहीं है, फॉरेस्ट ट्री का भाग नहीं है, फॉरेस्ट क्रॉप का भाग नहीं है, एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि भाई जैसे गुलाब का पौधा होता है, हम क्या करते हैं, उसकी कलम काट देते हैं, स्टेम काट देते हैं, और उसको फिर अपन क्या करते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं, पानी देते हैं, तो फिर वो क्या होता है, धीरे से उसकी नई शाखाएं निकल आती हैं, फिर फूल खिलने लगते हैं। बात समझ आ रही? तो इसी तरीके से वो क्या कहलाएगा, जो नई शाखाएं आई कलम को लगाने से, वो फिर क्या कहलाएगा, कॉपिस सिस्टम के अंतर्गत आएगा, उसको कॉपिस बोलेंगे। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। या फिर कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसा एक बड़ा वृक्ष होता है, ठीक है, उसको हमने क्या किया कि कुछ सड़क वड़क बनानी है जैसे कि, है ना, तो क्या हुआ कि इस वृक्ष को काट देते हैं। अब वृक्ष को काट दीजिए, मान लीजिए ऐसे, ठीक, तो उसकी जो, इसको बोलते हैं क्या, इसको अपन बोलते हैं स्टम, क्या बोलते हैं, स्टम। ये जो भाग है ना, इसको स्टम को बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। और इसको मैंने आपको बताया था, ये जो हिस्सा होता है, ये पूरा, ये जो वृक्ष का हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टैंड बोलते हैं, ठीक है, स्टैंड, समझ गए, जो मेन जो लकड़ी है जहां से मिलती है। तो होता क्या है, ये जो स्टंप है, ठीक है, ये अब ऐसे ही बारिश में ऐसे ही, या जो भी नेचुरल कंडीशन है, जो भी भौतिक दशाएं हैं, फिजिकल कंडीशन है, उसमें इसी तरीके से क्या रहेगा, ये ऐसा ये पड़ा रहेगा। क्लियर बात, ठीक।
कुछ दिनों बाद क्या होता है नेचुरली इसी में से या तो इसके बेस से या इसकी टॉप सरफेस से, ठीक है, यहाँ से नई शाखाएं ये इस तरीके से बनने लगती हैं। आई वाज लाइक दिस, छोटी छोटी शाखाएं ऐसी निकल आती हैं, ठीक है, ये ग्रो करने लगता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये पुपिस कहलाएगा। समझ में आगे बात, ठीक है, इस तरीके से समझेंगे। ओके, अब आगे देखो इस हाई फॉरेस्ट सिस्टम को, अभी जो आपने क्लासिफिकेशन देखा पूरा वर्गीकरण, उसमें हमने देखा कि इसको फिर से 3 भाग में बांटा गया था, ठीक है। उसमें जो पहला भाग था, ठीक है, आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा उस क्लासिफिकेशन को फिर से, यदि समझ में ना आए तो ये देखिए इसका जो पहला जो भाग था सब क्लासिफिकेशन में, वो था क्लियर फेलिंग सिस्टम। क्लियर है, क्लियर फेलिंग सिस्टम, यानी कि क्लियर पूरी तरीके से क्या कर देना, काट देना, पूरी तरीके से कटाई कर देना। क्लियर फेलिंग, फेलिंग यानी कि कटाई। क्लियर है बात, ठीक। तो अब इसके बारे में बात करूंगा। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग सिर्फ उसी हिस्से को पढ़ेंगे, ठीक है, जो यहाँ मैंने लिखा था आपका मोड ऑफ रीजनरेशन के हिसाब से हाई फॉरेस्ट, कोपिस फॉरेस्ट, फिर हाई फॉरेस्ट में हमने फिर से 3 भाग में बांटा। उसमें जो पहला भाग था क्लियर फेलिंग सिस्टम, केवल उसी भाग को मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगले भाग में हम लोग आपका क्या पढ़ेंगे, अगले भाग में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें आपका आ जाएगा एक तो सिस्टम ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन, फिर डिफ्यूज रीजनरेशन, और उसके बाद फिर आ जाएगा आपका एसेसरी सिस्टम। क्लियर है इतनी बातें। तो ये बाकी जो चीजें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है क्या, क्लियर फेलिंग सिस्टम, और उसके जो 3 अलग अलग भाग हैं उसको मैं आपको समझाता हूं। देखो हाई फॉरेस्ट सिस्टम में सबसे पहले जो सब कैटेगरी हम देख रहे हैं वो है सिस्टम ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन। पहली बात इसको समझिए। देखिए, जब हम जो रीजनरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या जहाँ पर भी आपका कटाई बुआई का काम हो रहा है, फॉरेस्ट क्रॉपिंग का काम हो रहा है, वो एरिया जो है हो सकता है कि बहुत बड़ा हो, लाइक दिस, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर फेलिंग वर्क कर रहे हैं, यानी कि कटाई का काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका ये बहुत सारे वृक्ष यहाँ पे लगे हुए हैं, ओके, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जब हम फेलिंग वर्क करेंगे तो बहुत सारी फेलिंग वर्क करनी पड़ेगी, यानी कि कटाई का पूरा एक सीरीज रहेगा, ठीक है, ये करते गए फिर इस तरीके से। ओके, अब मान लीजिए कि हम इस एरिया में जो फॉरेस्ट क्रॉप है, फॉरेस्ट ट्रीज हैं, ठीक है, इसमें से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पर्टिकुलर यहाँ पर जो है इस एरिया पे ये आपका मेच्योर क्रॉप हो चुका है। क्लियर है, यानी कि अब ये टिम्बर लेने के लायक हो गया है वृक्ष, ठीक है। तो हमारा जो फेलिंग वर्क है वो पर्टिकुलर इसी एरिया पे क्या रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा, केंद्रित रहेगा। तो ये जो है वो आपका क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड रीजनरेशन। समझ गए बात को, क्योंकि यहां पर आपने पूरा क्या कर लिया, ये फेलिंग वर्क किया, कटाई कर लिया, ये पूरा क्लियर हो गया, और उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर यहीं पर आपका रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बात ये, ठीक है। अब वो कैसे क्या होगा वो भी देखते चलते हैं। तो फिलहाल ये आप समझ में आ जाएगा, ठीक, कंसंट्रेटेड रीजनरेशन, ठीक। अब इसके बाद देखो, अब इसमें 2 चीजें आती हैं, एक क्लियर फेलिंग या दूसरा शेल्टरवुड सिस्टम। क्लियर फेलिंग अभी पूरा विस्तार से समझेंगे, इसको एक बार देख लीजिए, जिसको हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। शेल्टरवुड सिस्टम में क्या रहता है, शेल्टर मतलब क्या, छाया, ठीक है, ओके। तो उसमें क्या रहेगा कि जैसे मान लीजिए ये आपका अलग अलग ये ट्रीज हैं लाइक दिस, ओके। अब हमने क्या किया, मान लो कि इनमें से हमने कट किया इसको, ये काट दिए, क्लियर है, इसको रहने दीजिए, इसको काट दीजिए, ये हमने काट दिया, क्लियर है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब ये जो स्टंप बच गया, ठीक है, ठूंठ जो बच गई, ठीक, अब इसमें रीजनरेशन स्टार्ट होगा। अब इसमें जब रीजनरेशन स्टार्ट होगा तो वो बाकी जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बाजू में ये जो वृक्ष हैं, ट्री हैं, उसके शेल्टर में ये ग्रोथ करेगा।
समझे कि नहीं, लाइक दिस, ठीक। या फिर आपको इसको काटा आपने, यहीं पर आपको दूसरा लगाना है, तो ये भी क्या रहेगा, इसी के शेल्टर में यहां पर क्या करेगा, ये रीजनरेट करेगा। तो ऐसा जो प्रोसेस है वो शेल्टरवुड सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। समझ गए बात को, क्लियर, ठीक। ऐसा जनरली जो नया रीजनरेशन हो रहा है उस प्लांट को प्रोटेक्शन के मद्देनजर ऐसा करना होता है, ठीक है बात, कि इसके शेल्टर में यहाँ पर ये क्या होगा, पहले ग्रोथ हो जाए, एक पर्टिकुलर हाइट में जब ये इसका ग्रोथ हो जाएगा उसके बाद फिर हम बाकी को भी क्या कर देंगे, इस तरीके से ये लीजिए इसको काट देंगे, क्लियर कर देंगे, तब तक ये एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच जाएगा, फिर इसका ग्रोथ चलता रहेगा, है कि नहीं। इससे क्या होगा कि एक तरह से शेल्टर भी मिल रहा है, दूसरा क्या, इसमें रीजनरेशन जो है या साइकिल जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमने ये 2 मैच्योर को काटा, उसमें एक इसको काट दिया, बाकी आजू बाजू में मैच्योर हो रहे हैं, वो जैसे ही मैच्योर हुए तब तक ये क्या था, पर्टिकुलर ग्रो कर चुका था। इस तरीके से साइकिल या रोटेशन पीरियड जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, ये फायदा रहता है। ये शेल्टरवुड सिस्टम हो गया, समझ के बाद अब आता हूं कि इसमें क्लियर फेलिंग में आते हैं, ठीक है। पहले क्लियर फेलिंग क्या होता है उसको समझो। अब देखो, क्लियर फेलिंग, ठीक, ये एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, यहां पर बहुत सारे ट्रीज हैं मान लीजिए, ठीक है, ये लो, ठीक, ऐसे ट्री यहां पर पूरे लगे हुए हैं, है ना। अब हमने क्या किया कि भाई इसको पूरा वन ऑपरेशन में, जैसे ये मैच्योर हुआ, पूरे सिंगल ऑपरेशन में हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक, एक साथ। तो इससे क्या हुआ, अब यहां पर ये आपका इस तरीके से छोटे छोटी केवल स्टंप यहां पे बच जाएगी, समझे कि नहीं, लाइक दिस। ये पूरा एरिया एक बार में पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर फेलिंग कहला रहा है। बात समझ में आई, ठीक, पूरा एक बार में ऐसा क्लियर। जनरली क्या होता है, जैसे हम लोग, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो फूड क्रॉप जब हम लोग लेते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, तो क्या करते हैं अपन, एक पर्टिकुलर एरिया पे पूरा बुआई कर देते हैं, ठीक है, वो जनरेट होता है, उसके बाद फिर जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, जब फसल पक जाती है, तो एक साथ हम लोग क्या कर देते हैं, उसकी कटाई कर देते हैं, पूरे गेहूं की फसल की या फिर धान की फसल की कर देते हैं ना। बस वैसे ही फॉरेस्ट ट्री में, फॉरेस्ट ट्री, ठीक है, या जब हम क्रॉपिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट की क्रॉपिंग हो रही है, तब वहां पर भी हम क्या कर देते हैं, जहां पर एक समान उत्पादकता है, ठीक है, एक ऐसा एरिया जहां पर वो इक्वी प्रोडक्टिव एरिया है, समान उत्पादकता वाला क्षेत्र है, वहां पर हम क्लियर फेलिंग अप्लाई करते हैं। बात समझ में आई, ठीक, नंबर 1। दूसरी बात, इस तरह के इक्वी प्रोडक्टिव एरिया में जो कटाई होती है, जो फेलिंग होती है, वो सिंगल ऑपरेशन में हो जाती है, पूरे एरिया को एक साथ कट कर देते हैं। समझ में आई बात, ये कट कर दिए, ठीक है, ये हो गया। नंबर 3, अब रीजनरेशन की बात करते हैं। तो रीजनरेशन कैसा होगा, तो समझो, रीजनरेशन जो होगा ये मोस्टली आर्टिफिशियल होगा, समझे कि नहीं बात को, ठीक है। यानी कि देखो भाई, आपने ये पूरा फेलिंग कर दिया, पूरी कटाई कर दी, अब क्या आप बैठे रहोगे, इंतजार करते रहोगे कि भैया कब आपकी वो चिड़िया आएगी, वो बीज लेकर के उड़ते हुए और वहां पे गिराएगी, उसके बाद फिर वो नेचुरली ग्रो करेगा, एक नेचुरल फॉरेस्ट वहां पे तैयार होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। चलो, नेचुरल भी यहाँ पे ग्रो करेगा ट्री, ठीक, लेकिन हम
उसकी उत्पादकता तो को कम तो नहीं करेंगे, हम खाली तो नहीं बैठे रहेंगे, ये जो एरिया है उसको खाली तो नहीं रहने देंगे। हम क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियली क्या करेंगे, वहां पर फॉरेस्ट ग्रो करेंगे, ठीक, तभी तो वो काम का है। बात समझ में आ रही है? तो मोस्टली जो होता है वो आर्टिफिशियली होता है, नेचुरली भी हो सकता है, ठीक, बट मोस्ट वी डिपेंड ऑन दिस जनरेशन मोड दैट इज आर्टिफिशियल। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? ओके, अच्छा, अब इससे क्या एडवांटेज मिल रहा है या डिसएडवांटेज क्या है, उस चीज को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें पॉइंट ये याद रखिएगा, ठीक है। ये किस तरह के सिस्टम में आपको मिलेगा, तो याद रखेंगे ये आपके हाई फॉरेस्ट सिस्टम में कंसंट्रेटेड रीजनरेशन के अंतर्गत क्लियर फेलिंग सिस्टम में आपको मिलेगा, द क्लियर फेलिंग सिस्टम, ओके, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, तीन कंडीशन होती है जहां पर हमको एक ही समय में हमको उत्पादकता चाहिए, या एक जैसा आपको वहां पर आपने बुआई किया है, या एक जैसा वहां पे ट्री है, क्लियर। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो ट्री है वो ग्रो करता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो सारा का सारा पूरे एरिया में जितना भी ट्री है वो पर्टिकुलर एक टाइम पे ग्रो हो जाता है या मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, ठीक है। यानी कि गुड क्वालिटी का टिम्बर वो हमको देने लायक हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उस इक्वल उत्पादकता वाले एरिया में हम उसको कटाई कर देते हैं, इस पूरा एक साथ एक सिंगल ऑपरेशन में, क्लियर। तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्लियर फेलिंग सिस्टम कहलाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम रीजनरेट करेंगे तो कैसे रीजनरेट करेंगे, तो भाई हम उसके लिए जो मोड अपनाएंगे या तो आर्टिफिशियली मोड होगा या फिर नेचुरली ग्रो करेगा। नेचुरली ग्रो करेगा तो भैया टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है बात, ओके, हमको वेट नहीं करते रहना है। हम क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियली वहां पर नए ट्रीज वहां पे नए रीजनरेट करने के लिए चाहे हम बीज से लगाएं, ठीक है, क्योंकि हाई फॉरेस्ट है, हाई फॉरेस्ट हम लोग बीज से ही रीजनरेट कर रहे हैं, तो नए बीज वहां पे लगा देंगे। बात समझ में आ गई। तो ऐसे केसेस में मोस्टली आर्टिफिशियली रीजनरेशन होता है, ठीक, ओके। अब थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करता हूं, ठीक है। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, द क्लियर फेलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपका क्लियर फेलिंग सिस्टम है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक। अब आगे देखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करोगे तो क्या रहेगा, देखो, एक तो भाई ऐसा है कि आप एक ही ऑपरेशन में पूरी कटाई कर देते हो ना, ठीक। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही समय में बुआई हुआ है, ठीक है, तो पूरा एक साथ मैच्योर हो गया होगा, नहीं, ठीक है, कुछ कुछ बहुत कम, ठीक है, 5 to 10% आप मान सकते हो, ठीक है। यानी कि प्रॉपरली बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर है या सॉइल की फर्टिलिटी है, ठीक है, ये उससे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो इस पूरे एरिया में हो सकता है कि कुछ एक जगह पे आपका क्या हो, वो उतना परिपक्व नहीं हुआ हो वो ट्री, ठीक है, उसको थोड़ा और समय चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर हम एक साथ सिंगल ऑपरेशन में काट दे रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, वो एक साथ पूरा कट जाता है। बात समझ आ रही है। तो इसका एक डिसएडवांटेज भी हो गया ये, ओके, कि पूरी तरीके से मैच्योर नहीं था लेकिन हमने काट दिया, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम उसकी संख्या होती है, समझे कि नहीं बात को, ठीक है। अच्छा, ये आपका जैसे अगर एक पर्टिकुलर एरिया हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ रोटेशन यदि n है, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन कितना है n, और यहाँ का ये टोटल जो एरिया है वो कितना है a, ठीक है, a है, तो इस एरिया का 1/n, एरिया का 1/n, ठीक, ये हम लोग क्या करते हैं, इस फेलिंग सिस्टम को उसमें अप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। नंबर ऑफ रोटेशन जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है, तो एरिया का 1/n हम लोग वहां पे क्या करेंगे, फेलिंग करेंगे। बात समझ में आ रही है इतनी। अब इसके बाद देखो, अच्छा, डिसएडवांटेज तो हुआ कि कुछ मैच्योर नहीं था लेकिन हमने काट दिया, ओके, फायदा भी है कुछ, एडवांटेज भी है कुछ। कैसे भाई, ये कैसा है, देखो, कंसेंट्रेटेड है, मतलब क्या, पर्टिकुलर ये एक ही जगह पे यहाँ पर हमको यहाँ पे क्या करनी है, फेलिंग, ये क्लियर फेलिंग करनी है, ये हमने क्लियर फेलिंग कर दिया और फिर वापस वहीं पे रीजनरेशन भी किया। तो एक ही जगह पे कर रहे हो तो उससे फायदा क्या है कि भाई हमारा कॉस्ट बढ़ेगा क्या, नहीं, हमारा थोड़ा सा कम कॉस्ट में काम हो जाएगा। एक ही जगह पे फेलिंग करनी थी, कटाई करनी थी, तो हमने काटा भी अपने संसाधन लगा करके, और उसके बाद फिर वहां पर रीजनरेशन भी किया, तो पर्टिकुलर उसी एरिया पे हम सीमित रहे, तो ये जल्दी भी हो जाएगा, ठीक, और आसानी से सारी चीजें, सारे टिम्बर्स हमको एक ही जगह से मिल भी जाएंगे। बात समझ आ रही है, ये एक फायदा हुआ, ठीक। अब दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल कर रहे हैं,
ठीक है, आर्टिफिशियल कर रहे हो तो ये आपके ऊपर है कि कौन सी ट्री लगानी है कि नहीं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर जो ट्री लगाओगे रीजनरेट करने के लिए, तो पूरा एक साथ क्लियर फेलिंग हुआ है, उसके बाद फिर आप रीजनरेट किए हो तो फिर से वो रीजनरेशन साइकिल एक साथ स्टार्ट होगा। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे में जो फॉरेस्ट यहां पे बनेगा वो फॉरेस्ट कैसा रहेगा, वो फॉरेस्ट आपका रहेगा इवन एज्ड फॉरेस्ट। ठीक है, अनइवन नहीं रहेगा, इवन एज्ड फॉरेस्ट रहेगा। मतलब समझ रहे हो क्या होता है इवन एज्ड, मतलब क्या कि वो सारी एक ही आयु अवस्था की होंगी, एक ही एज की होंगी। इज दैट क्लियर। ठीक है, वो इवन एज्ड फॉरेस्ट कहलाता है। क्लियर, क्योंकि हमने अभी लगाया, ठीक, मान लीजिए कि 20 साल के बाद वो सारे पेड़ जो है वो परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, कुछ एक कुछ छोड़ के, डिपेंड करता है, कुछ यदि बीच में कुछ फेलर नहीं आया, एक्सीडेंटल फेलर नहीं आया, या कहीं से कुछ प्राकृतिक आपदा नहीं आई, या इंसेक्ट वगैरह ने कुछ नहीं किया, तो फिर डिपेंड करता है, हम समझे कि नहीं। या फिर अदरवाइज क्या होगा कि वो पूरा एक साथ परिपक्व होगा। तो और दूसरी चीज कि हम खुद से लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल लगा रहे हैं, तो हम जहां चाहें वहां पर लगाएंगे, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसका रहेगा, तो ये इवन एज्ड फॉरेस्ट कहलाएगा, ना कि अनइवन। ठीक है, और हम एक तरह के ट्रीज ले सकते हैं पूरे एरिया पे, ताकि हमको जो उसी की डिमांड है, तो मार्केट के डिमांड के आधार पर पूरा एक जैसा ट्री लगा दो। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो ये आपका क्या हो गया, क्लियर फेलिंग सिस्टम। इज दैट क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं द क्लियर स्ट्रिप सिस्टम के बारे में। ओके, देखो क्लियर स्ट्रिप सिस्टम में क्या होता है, देखो अब अपने को क्लियर तो करना है, फेलिंग तो करना है, अपने को कटाई करनी है, लेकिन कैसे, स्ट्रिप सिस्टम, अलग अलग स्ट्रिप्स बन जाएंगे। देखिए बहुत आसान है, देखो ये एरिया है, क्लियर, और इसमें आपका वेजिटेशन हो रखा है, यानी कि आपके यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। क्लियर है, लाइक दिस। ठीक है, ये आपकी क्रॉपिंग हो रखी है फॉरेस्ट की। तो इसमें क्या करते हैं, ध्यान से समझना, जो टेक्निकल टर्म्स है, जैसे कि स्ट्रिप सिस्टम है, अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन, हवा की दिशा के विपरीत। जैसे ये जो आपकी हवा चल रही है, मान लीजिए इस दिशा में चल रही है, ओके, तो उसके विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं, हम वहां से हम विपरीत दिशा में ये आपका फेलिंग करते चलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग रीजनरेशन भी करते चलते हैं। ठीक है, आपका कटाई कैसे होगा, क्लियर कैसे होगा, तो ये लीजिए, हम इसको यहाँ पे ये क्लियर कर दिए, ठीक, एक पर्टिकुलर स्ट्रिप, उसके बाद फिर से पर्टिकुलर स्ट्रिप में यहाँ पे क्लियर कर दिए, लाइक दिस। ठीक है, तो ये अलग अलग ऐसा हमने ये बांट रखा है इसको, क्लियर है, अलग अलग स्ट्रिप में, और हवा की दिशा के विपरीत हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्लियर कर रहे हैं, फेलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्या होगा, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे रीजनरेशन करेंगे। क्लियर है बात, ये लीजिए, ये यहाँ पर हम ऐसे ये बुआई कर देंगे, बीज लगा देंगे। बात समझ आ गई। तो ये क्या है, क्लियर स्ट्रिप है। ठीक है, अच्छा, अब हवा की दिशा के विपरीत ये हमारा करने का उद्देश्य क्या है, देखो इससे क्या होता है कि आप समझ लीजिए एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक, देखो हवा की दिशा इस तरीके से है, मतलब ये कि ये जो वृक्ष है, ठीक है, ये क्या होगा, जब हवा आएगी तो ये इस दिशा में क्या होगी, झुकेगी, लाइक दिस। क्लियर है, ऐसे इस तरीके से ये सारे इस तरीके से झुक जाएंगे। ओके, अब इससे होगा ये कि यहां पर हमने क्या किया है, कटाई करने के बाद, फेलिंग के बाद रीजनरेशन भी स्टार्ट कर दिया है। तो यहां पर क्या होगा कि भाई इसको प्रोटेक्शन मिलेगा, समझे कि नहीं। इस विंड की वजह से यहाँ की एरिया की जो मिट्टी है उसका अपरदन नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। क्लियर बात। दूसरी बात, कुछ यदि यहाँ पर इंसेक्ट वगैरह जो है ना, कुछ पेस्ट वगैरह या इंसेक्ट वगैरह जो है यहाँ से यदि आने का प्रयास करते हैं, हवा की दिशा के साथ साथ इधर से आते भी हैं, तो ये आपका क्या करेंगे, ये सारे जो ट्रीज हैं वो इसकी देखभाल करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे, ये वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, समझेंगे नहीं। तो प्रोटेक्शन पर्पज से ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है। क्लियर, इसीलिए विंड के अगेंस्ट ये किया जाता है, ये क्लियर स्ट्रिप सिस्टम कहलाता है।
इसके बाद आता है अल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम। अल्टरनेट में क्या होगा कि ये जो हम एक साथ स्ट्रिप वाइज करते आ रहे थे, इधर से एक पहले एक स्ट्रिप कर लिए, फिर अगला स्ट्रिप कर लिए, फिर अगला कर लिए, इसमें क्या होगा अल्टरनेट करेंगे। कैसे, देखो सेम चीज रहेगी, इसमें भी हवा की दिशा के विपरीत ही करना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहेगा कि जैसे ये देखिए हम अल्टरनेट, यानी कि देखो आपका यहां पर ये ट्रीज लगे हुए हैं, क्लियर, इधर भी ठीक। और हमने क्या किया, हमने फर्स्ट फेस में इसमें क्या किया, फर्स्ट फेस में ये हमने यहाँ पे ये कट कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट फेलिंग इसको बोल सकते हो आप। फर्स्ट फेस में यहाँ पे हमने ये फेलिंग कर दी, क्लियर, कटाई कर दी। अब कटाई कर, यहाँ पे कटाई हो गई, कटाई के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रीजनरेशन के लिए फिर से यहाँ पे बीज लगा देंगे, क्लियर है बात, ओके। अब इससे क्या रहेगा, अब इससे ये हो गया कि भैया आप देख लो डिफरेंस, इसमें क्या हो रहा है कि एक ही साइड से उसका प्रोटेक्शन हो रहा था, अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है इसमें इधर से भी प्रोटेक्ट हो रहा है, इधर से भी प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये अल्टरनेट आपका स्ट्रिप सिस्टम हो जाता है, क्लियर है बात, ठीक है। इसी प्रकार अपन करते चलेंगे। अब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर इसका ग्रोथ होगा, ये आपका जो रीजनरेशन हुआ है यहाँ पे ये आगे बढ़ेगा, विकास होगा, टेंडिंग पोजीशन में आएगी, और जब तक ये टेंडिंग पोजीशन में आएगी तो यहाँ वाला जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये मेच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, ठीक है। और जब ये परिपक्व हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग फेलिंग अप्लाई कर देंगे, क्लियर है। तो ये आपका सेकेंडरी फेलिंग हो जाएगा, समझे कि नहीं। ये फर्स्ट फेलिंग हो गया, फर्स्ट फेस हो गया। इसके बाद फिर जब तक ये बढ़ रहा है, ये एक पर्टिकुलर ग्रोथ इसका हो जाएगा, प्लांट के रूप में आ जाएगा ये, तब तक क्या होगा कि ये आपका मेच्योर होकर के तैयार हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो ये सेकेंडरी फेलिंग हो गया, और उसके बाद फिर क्या होता है, एट लास्ट आपका फाइनल फेलिंग भी होती है, फाइनल फेलिंग। तो इसमें तीन चीजें याद रखिएगा, क्लियर है। नंबर वन क्या है आपका फर्स्ट फेलिंग, या उसको आप कहिए फर्स्ट रीजनरेशन, फर्स्ट रीजनरेशन। उसके बाद फिर आपका सेकेंडरी फेलिंग, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फाइनल फेलिंग। बात समझ में आई, ठीक। तो ये तीन स्टेप में ये आपका अल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम जो है वो काम करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है एडवांटेज कि दोनों तरफ से हमारा जो रीजनरेशन के लिए जो आगे बढ़ रहा है उस फेस को, उस स्ट्रिप को क्या होगा, फायदा मिलेगा, दोनों तरफ से उसका प्रोटेक्शन होगा। तो इस तरीके से ये आपका क्लियर फेलिंग सिस्टम है। कहां पे कैसे अप्लाई करते हैं इसको याद रखिएगा। बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर यहां पे आप देखेंगे तो यहां पर भी अनइवन होगा, ठीक, फॉरेस्ट जो होगा अनइवन होगा, ठीक। यहां पर भी क्या होगा, अनइवन फॉरेस्ट होगा, यानी कि जो कैरेक्टर है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये अनएज्ड भी होगा, ठीक है, हाँ, ठीक है, अनएज्ड भी होगा दोनों, समझे कि नहीं। क्यों, क्योंकि भैया ये परिपक्व हो रहा है, इधर हम ये कर रहे हैं, तो अलग अलग एज के हो गए ना, क्लियर बात। यहाँ पर भी अलग अलग एज के हो गए। ये किस टाइप से रहेगा, जैसे कि इसकी अगर मैं बात करूं तो इस यहाँ पे क्या रहेगा कि जब तक ये एक ग्रो कर रहा है लाइक दिस, ठीक है, इतना, तो एक जो है वो क्या हो गया है, परिपक्व हो गया है। फिर अपना यहाँ पर जो आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, बात समझ आ रही है, लाइक दिस। तो ये क्या हो रहा है, ये एक आपका इस तरीके से ये अलग अलग एज ग्रुप आपका मिलेगा, समझे कि नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, इसको हम लोग मल्टी स्टोरीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मल्टी स्टोरी है। मल्टी स्टोरी और सिंगल स्टोरीड क्या होता है, मल्टी स्टोरी मतलब क्या होगा कि जैसे कि ये आपका पेड़ है, ठीक है, अब इसमें अलग अलग उस फॉरेस्ट में अलग अलग अनएज्ड ग्रुप के अलग अलग वृक्ष हैं, ठीक है, लाइक दिस, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो जो कैनोपी है, यानी कि ऊपर से यदि आप देखोगे कैनोपी है ना, तो ये जो हरा वाला भरा वाला जो भाग है ये आपका एक ये स्टोरी में दिखेगा। वैसे ही फिर दूसरे जो ग्रुप है वो ये एक स्टोरी में दिखेंगे, तो ये मल्टी स्टोरी कहलाता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मल्टी स्टोरी फॉरेस्ट बन जाता है,
बात समझ में आई? ओके, तो ये सारी चीजें हैं, जो जो पॉइंट्स में बताया हूँ बस पॉइंट को याद रखना, वहीं से ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा। क्लियर है बात? बहुत ज्यादा एकदम डिटेल में हमको नहीं जाना है यहाँ सिस्टम में, क्योंकि बहुत बड़ा है, आप क्लासिफिकेशन देख चुके हो, उतना अपने को डिटेल में नहीं जाना है। क्लियर? जितना मैंने बताया उतना पढ़िए, ठीक है। और इन चीजों को जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, आप सिंपल गूगल में सिल्वीकल्चर सिस्टम आप सर्च करिएगा, आपको उसमें डायग्राम दिख जाएंगे, चित्र दिख जाएंगे, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा, ये आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आई होप कि अभी ये समझ में आ भी गया होगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, एकदम डिटेल में डीप में नहीं है। ओके, ऊपरी ऊपर है, उसी तरीके से पढ़ना है, डायग्राम से समझिए, आसानी से समझ में आ जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो, तो आज का लेक्चर में सिल्वीकल्चर सिस्टम में हमने पहले सबसे पहले कंसंट्रेटेड रीजनरेशन के अंतर्गत क्लियर फेलिंग के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो रहेगा उसमें मैं आपको शेल्टरवुड सिस्टम बताऊंगा, ठीक है। तो सिल्वीकल्चर सिस्टम जो है वो आपका मैक्सिमम 3 अलग अलग लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर में कंप्लीट करने से ये करीब आपका 2-3 घंटे चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए, सो इसको आप नोट करिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा और वहां से ऑब्जेक्टिव पॉइंट वाइज उसको लिखते चलिए, बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि आप उसको रिवाइज भी कर सको। ओके, ऐसा होता है एकदम थ्योरी में लिख दिए लेकिन एग्जाम टाइम फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो रिवीजन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वैसा बिल्कुल मत करना पढ़ंतुओं। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा, और हमारी जो है टेस्ट सीरीज 15 जुलाई से चालू हो रही है, 15 जुलाई 2020 से। ओके, और इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको आप नीचे देखिए वीडियो के नीचे, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, वो लिंक में क्लिक करते ही आप सीधा साइन अप और रजिस्ट्रेशन और पेमेंट प्रोसेस वगैरह कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है टेस्ट की कि जिस दिन टेस्ट है शेड्यूल का, ठीक है, उस दिन आप सुबह 7 बजे से लेकर के रात 10 बजे के बीच कभी भी किसी भी 2 घंटे बैठ करके एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, दिन भर के लिए अनलॉक रहेगा। आई बात समझ में? तो फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की, और भी बहुत कुछ है, आपको करंट अफेयर्स वगैरह भी आपके उसको मैगजीन मिलेंगे, PDF प्रोवाइड करेंगे रजिस्टर्ड पढ़ंतुओं के लिए, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, और अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो लेक्चर जारी रहेगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा आपको तो वानिकी का। क्लियर है बात? आप जो है अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लो। क्लियर है बात? थैंक यू सो मच आपका मेरे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद।